तो जी आज का हमारा जो टॉपिक है ये है ऑस्मो रेगुलेशन। इससे पहले हमने बात की थी होम्योस्टैसिस की, और हमने बात की थी कि एक ऑर्गेनिज्म को चेंजिंग एनवायरनमेंट में रहते हुए अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट लेवल पे रखना पड़ता है ताकि वो अपने इंटरनल फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म कर पाए। तो उसमें हमने ये बात की थी कि जो क्रिटिकल चीज़ें हैं जिनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, जिनको रेगुलेट करना ज़रूरी है, वो पानी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है और इसके अलावा टेम्परेचर है, जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है। उनमें से एक चीज़ जो है वो हमने पहले डिस्कस करने के लिए चूज़ कर ली है, जिसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और इस पे भी हमने ये बात की थी कि ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि बॉडी के अंदर या सेल के अंदर पानी और सॉल्यूट्स की का जो रेशो है उसको मेंटेन किया जाए। अब सबसे पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है, ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों है, सेल को या ऑर्गेनिज़म को वाटर और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब पहली बात तो ये समझ लें कि सेल को या एक ऑर्गेनिज्म को अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक रेशो ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स चाहिए। अब वाटर जो है वो सेल का भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का भी एसेंशियल पार्ट है, सॉल्यूट के तौर पे काम करता है, और सॉल्यूट्स जो हैं वो भी सारे के सारे जो हैं इसके अंदर ज़रूरी हैं। अब अगर किसी एक सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है अपने लेवल से, तो इसका चाहे वो जितनी भी फ़ायदेमंद चीज़ है, इसका मतलब ये है कि बाकी सॉल्यूट्स के लिए जगह कम हो जाएगी, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिज्म है या वॉल्यूम ऑफ सेल है वो बड़ा लिमिटेड है। तो इसलिए नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सेल को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए कि उसके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्यूट्स मौजूद हो। तो फंक्शन तब परफॉर्म कर पाएंगे जब उनका जो तयशुदा रिलेशन है, जो रेशो है, वो मौजूद हो। ओके। और दूसरी बात ये है कि वाटर और सॉल्यूट का जो रेशो है इसका बेहतरीन एक प्रिसाइज पॉइंट पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है सेल के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और तीसरी बात ये कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सेल को या ऑर्गेनिज्म को फेस करना पड़ता है वो हमेशा चेंजिंग है। अब पिछले लेक्चर में भी हमने ये बात की थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए या सेल के लिए किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन पर अपने आप को काम करना, एडजस्ट करना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मसला ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो किसी जगह स्टेबल ही नहीं रहता। वो कभी ऐसा होगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी बाहर सॉल्यूट ज़्यादा होगा, कभी सॉल्यूट कम होगा। तो सेल को और ऑर्गेनिज्म को इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर होता ये है कि जो हमने होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म पढ़ा था, यानी होम्योस्टैसिस जो है वो क्या है। होम्योस्टैसिस हमने कहा था कि बॉडी के सारे फंक्शन सिर्फ तब अच्छी तरह परफॉर्म हो सकते हैं जब बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट रहे, बावजूद इसके कि बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, वो चेंज होगा, लेकिन उसके बावजूद इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना ज़रूरी होता है। इसको हमने कहा था होम्योस्टैसिस है, और ऑस्मो रेगुलेशन होम्योस्टैसिस का एक पार्ट है। तो अगर सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं अपने सही लेवल पर जाकर, तो उनके लिए ज़रूरी है कि बॉडी के अंदर और सेल के अंदर वाटर और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन प्रिसाइज लेवल पर रहे। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट की हम बार बार बात करते हैं, ये चेंजिंग एनवायरनमेंट असल में क्या है। तो सेल को किस तरह के एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से उसको अपना
सॉल्यूट का और वाटर का कंटेंट जो है वो मैनेज करना पड़ता है। तो कई तरह के एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन जो हैं वो फेस करना पड़ सकती हैं। जैसे एक तरह की कंडीशन ऐसी है जिसमें बाहर यानी एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है। इस तरह के एनवायरनमेंट को हम कहते हैं हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट जहाँ पानी ज़्यादा हो, बाहर पानी ज़्यादा हो, जैसा कि फ्रेश वाटर में होता है। अब जब भी आप कभी किसी एनवायरमेंटल कंडीशन में अडेप्टेशन की बात करें ना कि ऑर्गेनिज्म इस तरह के एनवायरनमेंट में कैसे रहेगा, तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए किसी एनिमल को या प्लांट को क्या मुश्किलात दरपेश हैं, उसको क्या फेस करना पड़ता है। जब आप ये पता लगाएंगे ना कि फेस क्या करना पड़ता है, तो तब आप ये पता लगा पाएंगे कि वो ऑर्गेनिज़म उस एनवायरनमेंट में कैसे अडेप्ट करेगा, कैसे सरवाइव कर पाएगा। सबसे पहले तो ये देखें कि एक जो सेल है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एनिमल सेल को एक लेते हैं ना, अब इसके अंदर वाटर और सॉल्यूट का एक ख़ास कंसंट्रेशन, ख़ास रेशो मौजूद है जो इसको मेंटेन करना है। इसको मेंटेन करना है, ये इसके लिए फ़र्ज़ करें कि बहुत अच्छी रेशो है पानी और सॉल्यूट्स की, कि इतना अगर रहेगा तो सेल जो है वो अपना फंक्शन अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप बाहर देखें ना, तो बाहर के एनवायरनमेंट में वाटर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा, फ्रेश वाटर है, ये फ्रेश वाटर ज़्यादा कंसंट्रेशन है। अब सेल को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि पानी ना बाहर से अंदर आए और ना ही अंदर से बाहर, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एनवायरनमेंट के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म ने एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना है। इसलिए कभी भी बॉडी को या सेल की कवरिंग को ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि वो बिल्कुल सील बंद हो जाए, उसमें कोई चीज़ ना तो एंटर हो पाए और ना ही बाहर निकल पाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो होगा ये कि अगर बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो पानी जो है वो अंदर आने की कोशिश करेगा, इन्फ्लक्स ऑफ वाटर होगा, इन्फ्लक्स ऑफ वाटर होगा। लेकिन ये भी एक बात आपने याद रखनी है कि पानी ज़्यादा होने का मतलब सिर्फ पानी ज़्यादा होना ही नहीं है। आपने ये ज़रूर देखना है कि हम जब भी पानी की बात करते हैं ना, तो हम ये ज़रूर बात करते हैं कि पानी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। अब अगर पानी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के लिहाज से अगर यहाँ देखें, तो यहाँ पानी कम और यहाँ ज़्यादा है, यहाँ सॉल्यूट कम और पानी ज़्यादा है, तो हम इसको काउंट करेंगे कि ये बाहर पानी ज़्यादा है। अगर ऐसा हुआ कि यहाँ भी सॉल्यूट ज़्यादा है, यहाँ सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, पानी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सॉल्यूट भी उसके मुकाबले में ज़्यादा है, तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि यहाँ बाहर पानी ज़्यादा है। क्योंकि हमने क्या देखना है, सिर्फ वाटर नहीं, हम देखते हैं वाटर और सॉल्यूट दोनों का रेशो। और फ्रेश वाटर में बिल्कुल ऐसा होता है कि बाहर जो है वो जो पानी होता है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो इस तरह की कंडीशन में पानी का इन्फ्लक्स होगा। अब मैंने आपको ये कहा कि सबसे पहले जब आप अडेप्टेशन की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को या सेल को इस तरह के एनवायरनमेंट में रहने में क्या मुश्किलात पेश आती हैं। इन्फ्लक्स ऑफ वाटर होगा ना अगर, तो क्या होगा, यहाँ अंदर पानी की कंसंट्रेशन जैसे ही ज़्यादा होगी, पहला सबसे मसला तो ये होगा कि सेल को ये महसूस होगा कि उसको ये महसूस होगा कि सॉल्यूट कम हो गया है। हालांकि सॉल्यूट कम तो नहीं हुआ, सॉल्यूट तो उतना ही है जितना था, पानी ज़्यादा हो गया। लेकिन मैंने आपको शुरू में ये भी बताया था कि सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ पानी की अमाउंट को या सॉल्यूट की अमाउंट को काउंट नहीं करता, बल्कि वो रेशो को देखता है कि पानी और सॉल्यूट की रेशो कैसी है। अब अगर सॉल्यूट फिक्स रहा और पानी की अमाउंट बढ़ गई, तो वो जो रेशो है ना वो डिस्टर्ब होगी। अब सेल को ये लगता है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी सेल अपने सारे फंक्शन जो हैं वो इस लिहाज से शिफ्ट कर देता है जैसे सॉल्यूट कम हो गए हों पानी ज़्यादा होने की वजह से। सबसे पहला बड़ा मसला तो ये हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे ही पानी सेल के अंदर एंटर होता है, अगर तो ये एनिमल सेल है, आपको पता है एनिमल सेल के बाहर कोई सेल वॉल तो है नहीं, और ये कोई ऐसा वो भी नहीं है जो सेल मेम्ब्रेन है, इतनी टफ भी नहीं है
कि वो इसको बर्दाश्त करे इस प्रेशर को। जैसे ही प्रेशर ज़्यादा होता है अंदर पानी का, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर प्रेशर आता है और ये सेल टर्जिड हो जाता है। और अगर फिर भी सेल की अंदर पानी का इन्फ्लक्स जारी रहे ना, तो फिर सेल टर्जिड होकर फट भी सकता है, बर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर ये एनिमल सेल हुआ तो ये बर्स्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ये हुआ प्लांट सेल तो भी ये टर्जिड हो जाएगा और डल्यूट हो जाएगा अंदर से। सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। ये मसाइल सेल को सामना करना पड़ेंगे। अब इसको देखकर आपको लगना चाहिए कि जैसे ही सेल को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है तो सेल को क्या करना चाहिए। देखें, सेल एक तो अपना रेशो को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकता है कि बाहर से सल्यूट को ले ले। बाहर से सल्यूट, या तो सेल ये कर सकता है कि बाहर से सल्यूट को अंदर ले आए और रेशो को पूरा कर ले, सल्यूट्स भी अंदर चले जाए। लेकिन इससे मसला ये होगा कि पानी अंदर आया तो सेल टर्जिड हो गया, अब और ज़्यादा सल्यूट्स भी और अंदर आ जाएंगे तो सेल टर्जिड हो जाएगा। तो ये हल ठीक नहीं है। हल क्या हो सकता है? हल ये हो सकता है कि पानी को बाहर निकाला जाए। तो हाल ही सिर्फ यही है कि इस पानी को बाहर निकाला जाए। तो फ्रेश वाटर में रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब को ऐसे ही रहना पड़ता है कि वो कंटिन्यूसली इन्फ्लक्स ऑफ वाटर को कंपनसेट करने के लिए हर वक्त पानी को बाहर निकालते रहें, ताकि उनका जो अंदर का रेशो है वो ठीक रहे, पानी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर रहे। अब दूसरी तरह का जो एनवायरनमेंट है जो ऑर्गेनिजम्स को फेस करना पड़ता है वो है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में ये होता है कि एनवायरनमेंट में सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है। अब सबसे पहले ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले ये देखेंगे कि इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हुए ऑर्गेनिज़म को मसला क्या होगा। यानी अगर आप एक सेल को लें और इसके अंदर एक ख़ास रेशो वाटर और सॉल्यूट की मौजूद है, जैसे कि उसको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए चाहिए, तो ये रेशो मौजूद है और इसके बाहर पानी भी मौजूद है और बहुत सारा पानी। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ पानी को नहीं देखना, ये देखना है कि सॉल्यूट और वाटर का रेशो कैसा है। अब ऐसा रेशो बाहर है कि पानी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन साल्ट भी बहुत ज़्यादा। इस तरह का एनवायरनमेंट जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो, इस तरह के एनवायरनमेंट को हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसा कि समंदर के पानी में होता है। अब समंदर का पानी कोई कम पानी तो नहीं है, पानी कम नहीं है, लेकिन उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का जो रेशो है वो ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर वाले रेशो से बहुत ज़्यादा है। तो ऑर्गेनिज़म या सेल उस एनवायरनमेंट को किस तरह लेता है, उसको यही लगता है कि बाहर जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब इस तरह के एनवायरनमेंट में मसला क्या होगा, ऑर्गेनिज़म को रहते हुए क्या मसला होगा। एक तो ये कि अंदर चूँकि सॉल्यूट कम है, बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, तो सॉल्यूट अंदर आने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो अंदर ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा एक बड़ा मसला जो होगा वो ये कि पानी जो है वो बॉडी से या सेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो क्या होगा, दो मसाइल हो गए। एक तो ये कि इन्फ्लक्स ऑफ सॉल्यूट से ये होता है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो जाती है, और दूसरा जो बड़ा मसला होता है वो ये कि पानी जो है वो बॉडी से और सेल से बाहर निकल जाता है और उसका नतीजा ये निकलता है कि सेल श्रिंक हो जाता है। सेल का साइज़ जो वो छोटा हो जाता है, ज़ाहिर है वो डी शेप भी हो जाएगा जब श्रिंक होगा। तो ये देखें कि समंदर में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इतने बड़ी अमाउंट में पानी होने के बावजूद उनको बड़ा मसला क्या है, शॉर्टेज ऑफ वाटर। यानी साइंटिफिकली तो बड़ी नॉर्मल बात है, लेकिन वैसे हैरानकुन बात है कि समंदर में रहते हुए ऑर्गेनिजम्स को पानी की कमी का मसला होता है। और उसकी वजह ये है कि ऑस्मोटिक बैलेंस उन्होंने कायम करना होता है। और उसके लिहाज से अगर देखें तो समंदर के पानी में सॉल्यूट की जो रेशो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड ऑफ बॉडी। तो मसला क्या होता है यहाँ, मसला ये होता है कि इन्फ्लक्स ऑफ सॉल्यूट होगा और पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। अब इसको मेंटेन कैसे करना है, कैसे रह सकते हैं इस तरह के एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स, उनके पास एक ही तरीका है। ये करें कि वो साल्ट को, सॉल्यूट को अंदर आने से रोकें, मुश्किल काम है। या फिर यह है कि एक्सक्रीशन ऑफ
सॉल्यूट की जाए, साल्ट्स को बॉडी से बाहर निकाला जाए और पानी को बाहर जाने से रोका भी जाए या फिर पानी को इनटेक किया जाए। ये अडेप्टेशंस हो सकती हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इस तरह के एनवायरनमेंट में रह सकता है। अब जो तीसरी कंडीशन है वो है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक जैसा कि नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, आइसो का मतलब होता है सिमिलर। तो अगर कोई एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है उसमें भी पानी और सॉल्यूट की जो रेशो है वो बिल्कुल वैसी है जैसी अंदर है, ऐसी रेशो है वाटर और सॉल्यूट की, और बाहर जो है एनवायरनमेंट में भी वही रेशो है जो अंदर थी। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में कुछ भी नहीं होगा, ना तो पानी अंदर आएगा, ना ही सॉल्यूट अंदर आएगा, ना पानी बाहर जाएगा, ना सॉल्यूट बाहर जाएगा। इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हुए ऑर्गेनिज्म को कोई मसला नहीं है, ना उसको वाटर का कंटेंट का ख्याल करना पड़ता है, ना साल्ट की कंसंट्रेशन का, ना वाटर इनटेक करना पड़ेगा, ना ही एक्सक्रीशन करना पड़ेगी वाटर की। इस तरह का एनवायरनमेंट जो है वो आइडियल एनवायरनमेंट होता है। अब आप इन सारी 3 बीकर लेते हैं जिसमें पानी की अमाउंट जो है वो इक्वल अमाउंट है। अब एक बीकर ऐसा है जिसमें बिल्कुल कोई सॉल्यूट नहीं है, ये प्योर वाटर है। तो इसमें अब क्या होगा, वो जो फ्रेश वाटर वाला हमने कहा था कि कंडीशन है जिसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में हमने देखा था कि इन्फ्लक्स ऑफ वाटर होता है, और बिल्कुल ऐसा ही होगा कि यहाँ पानी जो है वो सेल के अंदर जाता है और ये सेल टर्जिड हुआ हुआ बिल्कुल फटने वाला है। तो दूसरा जो बीकर है इसके अंदर क्या है, पानी तो उतना ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने सॉल्यूट भी ऐड कर दिया, जितना हमें अंदाज़ा है कि सेल के अंदर पानी और सॉल्यूट का रेशो होता है उतना का कम सॉल्यूट ऐड किया। तो ये जितनी देर भी रहेगा इसमें क्या है कि ना तो इन्फ्लक्स ऑफ वाटर होगा, ना इन्फ्लक्स ऑफ साल्ट होगा, और ये वाली जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं कि ये आइसोटोनिक है, यानी जैसी सेल की कंसंट्रेशन का रेशो है वैसा ही इसका भी है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। अच्छा, ये ऐसा तीसरा जो बीकर है इसमें हमने बहुत ज़्यादा सॉल्यूट डाल दिया। अब इसमें सॉल्यूट की जो रेशो है वो ज़्यादा हो गई है, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, अब रेशो हो गई है डिस्टर्ब। अब ये जो एनवायरनमेंट है ये है, इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक में चूँकि बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पानी जो है ना वो बाहर की तरफ भागता है सेल से, और जैसे ही सेल से बाहर पानी गया तो उसका नतीजा ये निकला कि सेल जो है वो श्रिंक हो गया।